आज कालिदास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। कालिदास का मूल नाम बंगरू, बंदरू, रत्न शर्मा आदि माना जाता है। इनके जीवन के विषय में कहा जाता है कि ये बचपन में जंगलों में रहा करते थे, लकड़हारा का जैसा कार्य किया करते थे। ऐसा बताते हैं कि जिस डाली पर ये बैठे हुए हैं उसी डाली को काट रहे थे। ऐसी कई मूर्खता या हास्यास्पद बातें इनके जीवन से जुड़ी हुई हैं। इसी के संदर्भ में इनके जीवन में एक कहानी प्रचलित है कि काशी के राजा शारदानंद, उनकी बेटी का नाम था विद्योत्तमा, जो विदुषी महिला थी, लड़की थी, कन्या थी, जो भी हम कहें। पिता और पुत्री के मध्य भाग्यवाद को लेकर विवाद उठ जाता है। पुत्री कहती है कि हर जीव अपने भाग्य का खाता है। राजा कहते हैं कि बेटी तो अपने पिता के भाग्य का खाती है, वह उससे जैसा रखता है, जैसी जगह उसका विवाह करता है, वह वैसा ही जीवन ग्रहण करती है, इत्यादि। इन्हीं विषयों में बहस आगे बढ़ जाती है और जैसा कि राजहट, बालहट, त्रियाहट, ये सभी हट यहाँ आपस में टकरा जाते हैं और राजा ये निश्चय करता है कि मैं अपने भाग्यवाद को जो है सही करते हुए, सही सिद्ध करते हुए और अपनी बेटी को ऐसी जगह विवाह करूं जिससे कि यह जीवन भर मेरी बात का समर्थन करती रहे। इसी संदर्भ में सेवकों को आदेश दिया कि कोई ऐसा मूर्ख से मूर्ख, गरीब से गरीब व्यक्ति ढूंढा जाए जिससे कि बेटी को उससे ब्याह दिया जाए और ये एहसास हो कि वाकई ही बेटी जो यहाँ राज ठाटवाड़ से रह रही है, अगर पिता चाहें तो वो सब छीन सकता है। ऐसा करके वो मूर्ख की तलाश करते हैं और उन्हें कालिदास मिल जाता है। राजा के सेवक उसे पकड़ के लाते हैं। ला करके वहाँ सारा हाल राजा को बता दिया कि महाराज ये इस प्रकार से जिस डाली को पर बैठा था उसी को काट रहा था। राजा को उचित लगा, उन्हें जो है तैयार किया गया, राजी किया गया। कालिदास से कहा कि तेरा विवाह करवाना है, वो भी राजकुमारी से। कालिदास तो डरा हुआ था कि भाई ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि मैं एक मूर्ख और एक गंवार आदमी, और कैसे राजकुमारी से मेरा विवाह हो सकता है। किंतु ठीक है, दिन दो दिन बाद धीरे धीरे वो बात उसके समझ में आने लगी। जैसी राजा की इच्छा, कर भी क्या सकता है, राजा के जो है आश्रय में है, वह भाग भी नहीं सकता और वो डरा हुआ राजा की बात मान लेता है। सेवकों ने उसे एक पंडित के रूप में तैयार किया, क्योंकि विद्योत्तमा ने भी ये शर्त रख दी थी कि पिताजी जिससे मेरा विवाह करें मैं उससे शास्त्रार्थ करूं। वो कैसा हो मैं शास्त्रार्थ करूं, गरीब अमीर से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो विद्वान हो। ऐसा कहकर पंडितों के सामने, राजा के अधिकारियों के सामने एक चुनौती आ गई। किंतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जो है कालिदास को पंडित के रूप में ही प्रस्तुत किया जाए और उसे एक जो है पंडितों का गणवेश पहनाकर तैयार कर दिया गया और वहां उसे विद्वान के रूप में प्रस्तुत किया गया। अंत में कालिदास क्या बोलता? ऐसे में विद्वानों ने तर्क दिया कि हे राजकुमारी विद्योत्तमा, यह हमारा पंडित 6 माह के लिए मौन व्रत धारण किए हुए है, इसलिए यह आपसे जो है इशारों में, संकेतात्मक भाषा में आपसे शास्त्रार्थ कर सकता है, लेकिन बोलेगा नहीं, इत्यादि बातें इनके बीच में हुई। विद्योत्तमा ने कहा अच्छी बात है, मैं भी मौन रह करके और इशारों में या संकेत भाषा में शास्त्रार्थ कर सकती हूँ। ऐसा तय हुआ, शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। विद्योत्तमा ने कोई अंगुली दिखाकर प्रश्न किया कि इसका क्या मतलब होता है। कालिदास ने अपनी जैसी मूल उनकी बुद्धि थी, वह अपनी समझाई हुई बुद्धि को भूलकर, वह अपनी जो गंवारू बुद्धि थी उसी के आधार पर उसने निष्कर्ष लिया कि शायद ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, तो उसने 2 इशारे कर दिए कि मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। इस बात पर
विद्वानों ने तर्क दिया जो कालिदास के पक्ष में थे, हर संभव है राजा की आज्ञा के अनुसार विद्युत्तमा को हराना चाहते हैं और उससे उसका विवाह हो जाए, जिससे राजा की बात सही हो जाए। ऐसा करके विद्वानों ने तर्क दिया कालिदास की ओर से कि हे राजकुमारी, आपका प्रश्न है कि यह एक ब्रह्म है, लेकिन हमारे विद्वान का कहना है कि ब्रह्म दो है, उसे सगुण निर्गुण के रूप में कह सकते हैं, इत्यादि विभाजन उन्होंने समझा करके और सगुण के दो रूप या ब्रह्म के सगुण निर्गुण आदि दो रूप सिद्ध कर दिए। इसी के बाद विद्युत्तमा ने और भी कई प्रश्न पूछे, जिनमें एक किंवदंती है कि उन्होंने ऐसा 5 अंगुली दिखाकर और जो है प्रश्न किया कि इसका क्या तात्पर्य है। कालिदास ने फिर वही अपनी जड़ बुद्धि से निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि शायद ये मुझे थप्पड़ मारेगी, इसलिए उन्होंने कह दिया कि मैं ऐसा यानी घूसा मारूंगा। विद्वानों ने जो है उसका भी अपने अपने स्वयं विचार के अनुसार जो है अपने विचार के अनुसार और उन्होंने उसका तर्क दिया कि हे राजकुमारी, आपने जिन 5 तत्वों का उल्लेख किया, हमारे विद्वान का कहना है कि वो 5 तत्व अलग रह करके किसी प्रकार का कोई जो है संसार में निर्माण आदि का कार्य नहीं कर सकते, उनका संगठित होना जरूरी है। इसलिए हमारे विद्वान का तर्क है कि वो 5 तत्व संगठित होकर के ही सृष्टि रचना या सृष्टि के किसी और कार्य या हमारे सजीव आदि की रचना या किसी भी तत्व की रचना में सहायक होते हैं, इत्यादि और भी कई प्रश्नों पर किंवदंतियां मिलती हैं। इस प्रकार से विद्युत्तमा कालिदास को विद्वान समझकर और विवाह के लिए राजी हो जाती है और दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। वो अपनी कुटिया में आ जाते हैं। वहां रहते 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 उनके सामने एक समस्या आ जाती है कि कोई जानवर आदि उनकी कुटिया को खाने लगता है। तो वहां विद्युत्तमा कालिदास को उस जानवर को भगाने के लिए कहती है। जैसे ही कालिदास वहां विद्युत्तमा की बातों का उत्तर देता है या वह जानवर को भगाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है, उससे यह सिद्ध हो गया विद्युत्तमा को कि मेरे साथ कोई छल हुआ है, मेरे पिता ने अपनी बात को रखते हुए अपने हट के लिए मुझे किसी गंवार के साथ ब्याह दिया है, इत्यादि, और उन्होंने कालिदास को घर से निकाल दिया। माना जाता है कि कालिदास जो है भटकते भटकते दक्षिण भारत में काली माता के दरबार में पहुंचते हैं। यहाँ भी अलग अलग किंवदंतियां हैं। कुछ कहते हैं उन्होंने सर पटक पटक के काली माता से विद्युत्ता की भीख मांगी, कुछ विद्वान कहते हैं उन्होंने अपनी जीव काट करके जो है काली माँ को भेंट की, कुछ विद्वान कहते हैं कि भूखे प्यासे काली माता के मंदिर में पड़े रहे, इत्यादि और भी अनेकानेक किंवदंतियां हैं। अंत में कालिदास जो है उनसे वहां मांगते रहे अपनी विद्वत्ता के लिए कि भाई मेरा जीवन सही हो जाए, मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए। बताते हैं कि उनकी इन्हीं श्रद्धा भक्ति आदि के भावों से काली माता प्रसन्न हुई और काली माता ने उन्हें दिव्य वरदान दे दिया। सरस्वती उनके मुख पे कंठ पे विराजमान हो गई और कालिदास वापस जो है अपने घर आए। वहां आकर उन्होंने जो है अपने अपाटम द्वारम में देही, संस्कृत भाषा में विद्वत्ता की भाषा में उन्होंने अपने घर के दरवाजे को खटखटाया। अपाटम द्वारम में देही अर्थात मुझे दरवाजा खोलो। इसी बात के उत्तर में जो है विद्युत्तमा ने कहा अस्ति कश्चित भाग विशेष, क्या कोई विशेष बात है, क्या कोई विशेष विद्वत्ता है, या अचानक इतनी सारी विद्वत्ता कहां से आ गई, क्या हुआ ये सब, इत्यादि। अस्ति कश्चित भाग विशेष, इसी बात को लेकर कालिदास ने अस्ति शब्द को आधार मानकर प्रारंभ करके अस्त्युत्तरश्याम दिव्य देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, इस प्रकार उन्होंने कुमार संभव महाकाव्य की रचना की। कश्चित शब्द को लेकर कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात प्रमत्तय, अर्थात इस शब्द से प्रारंभ करके मेघदूत महाकाव्य की रचना की। और अस्ति बाग विशेष, बाग विशेष शब्द को लेकर के या बागार्थ शब्द को लेकर के उन्होंने बागार्थौ संप्रक्तौ बागार्थ प्रतिपत्तये इत्यादि शब्दों से शुरुआत करके रघुवंश महाकाव्य की रचना की। इस प्रकार से एक कालिदास कैसे जो है जड़ बुद्धि से विद्वत्ता की ओर अग्रसर हुए। इन्हीं विद्वत्ता के कारण कालिदास को जो है जयदेव ने जो है कवि कुलगुरु कहा, कवियों का कुल।
कालिदास को सरस्वती का वरद पुत्र कहा जाने लगा। उपमा अलंकार के कारण दीपशिखा कालिदास कहते हैं, क्योंकि इन्होंने रघुवंश महाकाव्य में जो राजकुमारी इंदुमती का वर्णन किया है, उसके सौंदर्य का वर्णन किया है, उनके संचरण करना, गति करने का जो वर्णन किया है, आगे अपन जब इनका अध्ययन करेंगे तब ये श्लोक आदि मैं आपको बताऊंगा। संचारिणी दीप शिखे विरात्रो यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा इत्यादि। तो इसके कारण इसको जो है दीपशिखा कालिदास कहा जाने लगा। इन्हें विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक माना जाता है। इनका निवास स्थान उज्जैन माना जाता है। इस विषय में अलग अलग मत प्रस्तुत किए जाते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि इन्होंने अपना जो महाकाव्य है मेघदूत, उसमें उज्जैनी का वर्णन बहुत अच्छा किया है। वहां शिव जी के मंदिर का वर्णन किया है, महाकाल मंदिर का वर्णन किया है और इत्यादि। उज्जैन का अधिक वर्णन करने के कारण विद्वानों ने तर्क दिया कि ये उज्जैन के निवासी हो सकते हैं, क्योंकि वहां का इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म वर्णन वहां का मूल निवासी ही कर सकता है, ऐसा उनका तर्क था। जैसा कि ये जो है दक्षिण भारत में जाके काली माँ की शरण में जाते हैं, काली के दास कहलाते हैं, इसीलिए बताते हैं इनका नाम कालिदास पड़ा। काल्यः दास इति कालिदास, अर्थात काली का जो दास है वह कालिदास है। बाकी तो इनका मूल नाम बंगरू, बंदरू, रतन शर्मा इत्यादि माना जाता है। इसी प्रकार कुछ विद्वान इन्होंने हिमालय का वर्णन किया है। आपके जो रघुवंश महाकाव्य है और इनके काव्य, उनमें हिमालय का बहुत सुंदर वर्णन किया है। इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं शायद ये उत्तरी भारत अर्थात हिमालय के आसपास अर्थात कश्मीर के निवासी हैं। ऐसा इनके निवास के बारे में 2-3 मत प्रचलित हैं, लेकिन अधिकतर जो विद्वान है उनका मत है कि ये उज्जैन के निवासी हैं। इनका समय लगभग 3री-4थी शताब्दी इसके आसपास इनका माना जाता है। अब इनके बारे में अन्य बातें, इनकी रचना आदि के बारे में अगली कक्षा में विचार करेंगे।